नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2019 का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। इन चुनावों में कांग्रेस को भारी मुनाफा हुआ है। 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकल गए। इन राज्यों ने 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 4 और राज्य हैं जिनके बूते नरेंद्र मोदी को देश की कमान उन्होंने संभाली थी। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड। इन चारों राज्यों में लोकसभा की कुल 139 सीटें हैं। 2014 में गौर कीजिएगा, एनडीए को इनमें से 121 सीटें हासिल हुई थी। याद रखिए, सत्ता के लिए कुल 272 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में इन 4 राज्यों की अहमियत समझी जा सकती है। फिलहाल इन सभी राज्यों में एनडीए की सरकार भी है। 5 राज्यों में बीजेपी को मिली शिकस्त के बाद अब इन 4 राज्यों की जमीनी हालात पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो गया है। इन राज्यों में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। 2014 के बाद ये समीकरण बदले भी हैं। क्या ये राज्य एनडीए को फिर से सत्ता की चाबी सौंपेंगे या फिर नरेंद्र मोदी को यहां से जोर का झटका लगेगा? अगले 1 घंटे हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रुप एडिटर समय न्यूज नेटवर्क के मनोज बनू जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। रमेश अवस्थी, एडिटर समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रमेश जी। मुकेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका बहुत स्वागत है। और अमिताभ श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार झारखंड की। इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 54 सीटें हैं, यानी 40 बिहार में और 14 झारखंड में। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को इनमें से 43 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार की 40 सीटों में से 31 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इनमें से 22 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी। एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीट मिली थी। हम आपको यह बता दें कि आरएलएसपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू अब जुड़ चुकी है। इसके अलावा आरजेडी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू को भी 2 सीट और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। 2014 में वोट प्रतिशत की बात करें तो तत्कालीन एनडीए को 36.5% वोट मिले थे। और अब झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में यहां की 14 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी की खाते में गई थी और मात्र 2 सीट जेएमएम को मिली थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को करीब 41% वोट मिले थे, वहीं जेएमएम को 9.5% वोट ही मिले थे। वहीं कांग्रेस को करीब 13.5% वोट मिले और जेवीएम को 12.25% वोट मिले थे। लेकिन इन दोनों पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि आगामी चुनाव में यहां विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है। तो दिलचस्प होगा देखना कि अगला 2019 बिहार झारखंड के लिए कैसा होगा। और अब हम अपने मेहमानों से इस बारे में राय लेंगे। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि इन तमाम स्थितियों को जब हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां जो नतीजे आए हैं, बीजेपी के लिए एक झटका है, लेकिन क्या बीजेपी उस तरह से मजबूत होती नजर आ रही है यदि बिहार की हम बात करें और झारखंड की बात करें तो? देखिए, आज एक बड़े उत्तर प्रदेश के अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये जो आप जो भी कुछ देख रहे हैं, इसको आप ऐसे विश्लेषण कीजिए, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश पर चर्चा कर ली होगी, आपने छत्तीसगढ़ पर चर्चा कर ली होगी और राजस्थान पे कर ली होगी। अब आप उत्तर प्रदेश का लगा हुआ इलाका जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, आप उसके समीकरण को निकाल दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की वहां की स्थिति का आकलन कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर वहां पर क्या स्थिति है। और वाकई बीजेपी वहां पर कमजोर हुई है, चाहे वो चंबल में है, चंबल में सूपड़ा साफ हो गया है, बात बुंदेलखंड की करें, बात बघेलखंड की करें, तो जो पूरा बेल्ट है एटा इटावा से लेता हुआ और वो आगे जो सीधी सतना तक चला जाता है, बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, संजय जी आप भी जानते हैं कि जब आप सत्ता में होते हैं, अगर आपकी सरकार किसी राज्य में है और अगर वहां पर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक साथ बाद लोकसभा चुनाव होता है, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, बीजेपी के पास 29 में से 27 सीटें हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, 11 में से 10 बीजेपी के पास है और राजस्थान में 25 सीटें और करीब करीब सभी वहां पर राजस्थान में बीजेपी के पास हैं। अब आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले तो मैं 65 सीटों के बारे में आपको बता दूं कि अब एक ऊर्जा के साथ वहां पर कांग्रेस पहुंची है। ठीक 3 महीने बाद
वहां पर लोकसभा की तस्वीर है, 2019 की तस्वीर है। इसलिए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 से इस चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत हार है और स्थानीय मुद्दों का चुनाव था। जबकि आप भी जानते हैं कि ये चुनाव स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों का ज्यादा था, राष्ट्रीय चेहरों का ज्यादा था और राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्थानीय प्रवक्ताओं को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने वहां पर दबाव बना लिया था। उत्तर प्रदेश में जो सब कुछ चल रहा है इसके बारे में तो विस्तार से आपको रमेश जी बताएंगे, लेकिन वहां पर जाति समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। वहां की सरकार की व्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशासनिक के तौर पर योगी साहब की स्थिति ठीक नहीं। तो मुझे लगता है कि 2019 जो आने वाला है उसमें अभी जल्दबाजी है, लेकिन जितनी ऊर्जा और जितने संकेत देने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता नहीं है कि उतनी ऊर्जा और उतने संकेत दिखाई देंगे। बिहार झारखंड पे भी इसका असर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा? बिल्कुल, बिहार झारखंड पे इसका असर इसलिए पड़ता नजर आएगा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं और जिस तरीके से लालू यादव जेल में है और भारतीय राजनीति कहती है कि अगर कोई भी मास लीडर वो जेल में है तो उसकी अपनी कास्ट पर एक खास प्रभाव पड़ता है। महागठबंधन में एक ऊर्जा दिखाई दी है। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन बहुत पल्लवित हुआ है। तो आप इस दृष्टि में देखें तो महागठबंधन के लोग हैं लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, और ये सब उत्तर प्रदेश और बिहार है। और उत्तर प्रदेश बिहार में ये कह सकते हैं कि कठिन है, ज्यादा चुनौती है। बहरहाल रमेश जी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं अलग अलग चर्चा करूंगा, उत्तर प्रदेश पर तो हम आएंगे ही, पहले बिहार झारखंड को थोड़ा समझ लेते हैं कि बिहार झारखंड जहां एनडीए का शासन चल रहा है, बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी की संयुक्त सरकार है, झारखंड में एनडीए की सरकार है, वहां भी बीजेपी लीड में है। तो क्या लग रहा है ये नतीजे जो आए हैं इसके साइड इफेक्ट किस तरीके से होंगे बिहार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? रमेश जी, मैं आपसे पूछ रहा था। देखिए, बिहार झारखंड की अगर बात की जाए तो इसके तो साइड इफेक्ट क्या होंगे मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बताएंगे। मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश जो ये चुनाव हुए हैं जहां तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी है, वैसे तो इसका जो अगर टोटल राजनीति देखी जाए तो राष्ट्रीय परिदृश्य एक राजनीतिक जो है वो बदलाव आया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। तो जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आए हैं इसका प्रभाव हमारा जो बुंदेलखंड का एरिया है, मनोज जी जानते हैं उसको बेहतर, बुंदेलखंड का एरिया, उसमें उमा भारती की सीट झांसी है, हमीरपुर है, बांदा लोकसभा सीट है, जालौन लोकसभा सीट है। तो ये एक बेल्ट है बुंदेलखंड की, इस पर निश्चित रूप से आगे जो चुनाव होने वाले लोकसभा में उसका असर आएगा। अब मैं मुकेश जी जरा आपसे समझ लूँ जरा सर, अब दोनों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मुकेश जी, आप जरा बताएं कि बिहार में जहां की नीतीश कुमार की यदि हम बात करें तो वहां पर उनकी वो साख नहीं है जो 2005 से 2013 के दरमियान थी। अब जाकर कहीं ना कहीं वो इकबाल थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ऐसे में ये नतीजे क्या कहते हैं वहाँ के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है जी। और हम लोग जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो बनता है वो वहाँ का चुनाव होता है जिसको गंगा बेल्ट के लोग चुनते हैं। मतलब गंगेटिक बेल्ट जो होता है वहाँ जो सीटें हैं 80 से 85 सीटें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मिला के और 54 सीटें बिहार और झारखंड की मिला के, मैं पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे शुरुआत से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें बड़ी संख्या, मतलब 90% संख्या जो है वो प्रधानमंत्रियों की जो है वो इन्हीं क्षेत्र से है। और अभी भी नरेंद्र मोदी की जो सत्ता में उनका आना हुआ वो इसी बेल्ट से उनकी ज़्यादा संख्या में जीत के आने से तय हुआ है। इसलिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश क्या जो आप इस विश्लेषण कर रहे हैं वो देश के का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है और यहीं से प्रधानमंत्री का चुनना तय होगा या नए जो समीकरण बन रहे हैं जिसके बारे में रमेश जी चर्चा कर रहे थे और बाकी लोग हम लोग चर्चा करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहली बात तो बिहार में चुनाव के प्रारंभ ही बीजेपी ने एक बड़ा अपना 5 सीटें अपनी खो दी हैं। उनकी पूर्व की संख्या जो थी, जो 2014 में संख्या थी, वो 22 की संख्या थी जिसका आपने जिक्र किया। बाई इलेक्शन में लूज किया उन्होंने। आज की जो संख्या उनको लड़ने जा रहे हैं वो 17 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। 16 का बंटवारा हुआ है। आरएलएसपी नहीं लड़ रही है, उसकी 3 सीटें थी, तो 17 और 1 सीट जो है वो एलजेपी को जा रही है। तो 5 सीटों की हार होना, उसका निकलना बीजेपी से, इसका मतलब हुआ कि एक राज्य उत्तराखंड जैसे हम ले लें, उत्तराखंड राज्य का वापस होना है। मतलब आपको 5 सीटें आप प्रारंभ में ही लूज कर चुके हैं। और जब हम झारखंड जाते हैं तो कमोबेश वही स्थिति वहाँ भी दिखती है।
तो हम जो प्रारंभ में ये देख रहे हैं कि चुनाव होने के प्रारंभ में बीजेपी बिहार और झारखंड में एक कमजोर परिस्थितियों में चुनाव लड़ने जा रही है, और आगे जो उसके समीकरण होंगे, जिस ढंग से अभी चर्चा हो रही थी लालू जी का रहना और बाकी चीजें, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। जी, झारखंड में 14 सीटें हैं और वहां पर 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, यानी कि सुपड़ा साफ कर दिया था ऑपोजिशन का। मात्र 2 सीट जेएमएम के हाथ लगी थी। अमिताभ श्रीवास्तव जी, बिहार झारखंड को किस परिदृश्य में देख रहे हैं साइड इफेक्ट के तौर पर? 2 मसले उठेंगे इसमें। जहां तक बिहार का प्रश्न है, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन पूरी तरह बदल चुका है, ये बात मैं इत्तेफाक रखता हूं कि निश्चित रूप से सिंपैथी वेव चलती है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि लालू यादव के प्रति जितनी भी सिंपैथी वेव चले, इस समय उनका परिवार बटा हुआ है और इसका भी एक बड़ा असर पड़ेगा। वास्तव में सीधे सीधे इसको ट्रांसलेट करना आसान नहीं होगा, जो कि अभी चुनावी नतीजे आए हैं। परिवार बटा हुआ में से किस नजरिए से परिवार में जो इस समय मतभेद चल रहे हैं तेजस्वी यादव के मसले को लेकर के, क्योंकि वो पूरी राजनीति जो है वो पूरी परिवार केंद्रित राजनीति चल रही है और परिवार ही आपस में वो टूट रहा है। तो वास्तव में ये एक बड़ी समस्या लालू यादव का परिवार इस समय झेल रहा है और ठीक चुनाव के समय इसका उनको नुकसान होना तय माना जा रहा है। दूसरी बात ये आ रही है झारखंड की, जहाँ तक प्रश्न है, अगर ये आदिवासी पूरी बेल्ट है, अगर आप ये देखें कि छत्तीसगढ़ के जो चुनाव आए हैं, यहाँ पर माना ये जा रहा है कि आदिवासी जो वोट बैंक था वो भाजपा से खिसका है और निश्चित रूप से यानी भाजपा किसी न किसी तरह से ये आदिवासियों के बीच जो आधार रहा है वो कमज़ोर हुआ है। भाजपा को ने इस प्रश्न को अभी तक बड़े स्तर पर चुना नहीं, क्योंकि अभी उनके लिए नक्सल मूवमेंट एक बड़ा था और निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, लेकिन शायद जमीनी स्तर पे इसे उतारने में कहीं ना कोई चूक हुई है, जिसे आदिवासी वोट बैंक भाजपा से थोड़ा छिटक रहा है। मनोज जी, इसमें मैं आपकी रोशनी जरूर लेना आप डालिए जरा सा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है झारखंड, और छत्तीसगढ़ में जो तस्वीर आई इस चुनाव में, वहां सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, जो नतीजे आए, तो उसका असर झारखंड में कितना पड़ता हुआ नजर आएगा तब, जबकि वहां भी बीजेपी की सरकार है, रघुवर दास वहां मुख्यमंत्री हैं। देखिए, पिछले 10 से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदिवासी बहुल्य इलाकों में बहुत काम किया और आरएसएस का जो बनवासी संगठन है उसने वाकई आदिवासियों के बीच जाकर बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि रमन सिंह को चावल वाले बाबा कहा जाता है। उन्होंने जो 1 रुपये किलो में अनाज दिया, चावल दिए, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ, वहाँ पर बिजली सरप्लस है, वहाँ पर बस्तर जैसे इलाकों में सड़कें पहुँची हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि लोगों को अक्सर कुछ नया देखने की आदत है। 2014 में जितने आरोप एनडीए ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री ने लगाए, क्या वो आरोप सही थे? आज 4.5 साल बाद मैं ये पूछता हूं। लेकिन परसेप्शन कैसे बना कि ये दशकों की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री रहे हैं और जितना भ्रष्टाचार, जितना करप्शन इस सरकार ने किया है कोई नहीं कर पाया, अच्छे दिन नहीं आ पाए और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है। रमन सिंह आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, यकीन मानिए, और वहां पर रमन सिंह सबसे अच्छा चेहरा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार हुई है, वो हार हुई है व्यक्तिगत लोगों की, क्योंकि वहां व्यक्तियों को लेकर, सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, व्यक्तियों को लेकर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। और यही कारण है कि मंत्रियों का सुपड़ा साफ हुआ है, जो लगातार कई बार से विधायक थे उनका सुपड़ा साफ हुआ है। और लोगों को कहीं ना कहीं एक बदलाव चाहिए था कि यार 15 साल से हम एक ही चेहरे देख रहे हैं, मंत्रिमंडल का एक चेहरा, मुख्यमंत्री का एक चेहरा, प्रशासनिक अधिकारी, स्वाभाविक तौर पर बदलाव की बात हो रही है। लेकिन यहां पर जैसे चाउर वाले बाबा की बात आपने की, जिनको लोगों ने दारू वाले बाबा के रूप में भी इलेक्शन में काफ़ी भुनाया है, और ऐसे में झारखंड ने भी उसी को मॉडल मानते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने भी शराब को खुद बेचने का फैसला 1 साल पहले लिया था। छत्तीसगढ़ ने भी किया, और जो छत्तीसगढ़ ने किया था, वही मैं कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी शराब भी की, झारखंड में भी शराब की पी, छत्तीसगढ़ में भी पत्थल गड़ी हुआ और झारखंड में भी पत्थल गड़ी हुआ, उसी का असर पड़ने की आशंका। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे में जब झारखंड गवर्नमेंट ने फिर भी ड्रॉ कर लिया कि नहीं, हम इससे तौबा करते हैं, हम नहीं बेचेंगे, अब फिर प्राइवेट टेंडर देंगे हम। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं, दरअसल उसका वाकई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जनता के बीच। बिल्कुल, जनता के बीच नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और जो नारा था, कांग्रेस का जो नारा चला छत्तीसगढ़ में, वो कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और भट्टी साफ। जो शराब का जिक्र कर रहे हैं वो भट्टी एक संकेत था कि भट्टी साफ,
और ये तीन जो बातें थी इन्होंने असर किया और रमन सिंह के चेहरे को, रमन सिंह के कामकाज को, उनकी सामाजिक सरोकार की योजनाओं को साफ कर दिया। लेकिन यहाँ मुकेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बात बहुत जरूरी है कि जहां नशाबंदी हुई जिस बिहार में, वहां पर वो एक कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर पाएगा 2019 में और कितना एज दे पाएगा एनडीए को, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पैरेलल एक कारोबार चलता है, कहते हैं फ्री होम डिलीवरी भी हो रही है वहां पर और लगातार हो रही है। ऐसे में क्या इस तरह के फैसले सरकार को वाकई आगे ले जाती है या सरकार की नैया डूबती नजर आती है? नहीं, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है, जो हम लोगों ने देखा अभी जो बिहार का चुनाव हुआ था, असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसमें नीतीश जी और लालू जी गठबंधन में थे और वो सरकार उन्होंने बनाई। उसमें आपने देखा होगा जब चुनाव हो रहा था तो बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनकी कतारें जो है बहुत लंबी थी और लंबे समय तक थी। तो लोगों ने अनुमान किया कि कहीं ना कहीं यह जो है, ये नए जो लोग आ रहे हैं, युवा जो आ रहे हैं, महिलाएं जो आ रही हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं और बिहार में परिवर्तन आएगा। लेकिन ये उनके नीतीश कुमार के पक्ष में ये मतदान गया और ये पक्ष मतदान गया कहीं ना कहीं शराब की बंदी के कारण। क्योंकि बिहार का जो आप सामाजिक परिवेश देखेंगे, बिहार की गरीबी को देखेंगे, बिहार के भुखमरी को देखेंगे, बिहार के पलायन को देखेंगे, जहां करोड़ों लोग हर एक साल लगभग 4 से 5 करोड़ लोग जो है रोजगार के लिए बिहार से पलायन करते हैं और जो वहाँ महिलाएं रहती हैं, जिन किन परिस्थितियों में रहती हैं, वो पूरी की पूरी तरह जो है वो आपको मनी ट्रांसफर इकोनॉमी है, जिसको पहले कहते थे हम लोग मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। बिहार की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी आज भी है। तो ये इन परिस्थितियों को आप जब शराबबंदी के साथ जोड़ के देख रहे थे तो एक सामाजिक उत्थान और सामाजिक परिवर्तन की चीज दिखाई दे रही थी। लेकिन जब हम झारखंड में देखेंगे तो वहां जब हम आदिवासी समाज को देखेंगे और उसके साथ शराब का वो लगाव देखेंगे, उनके साथ उनके हर एक रीति रिवाज में कल्चर का हिस्सा है वो। वहाँ वो शराब नहीं होती है, हड़िया होती है और वो फर्मेंटेड होती है, वो लोकल एक ढंग से वो उनकी जड़ी बूटी होती है, तो वो सूरा के रूप में देखी जाएगी। तो उसके असर को जो छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, उसके असर को हम लोग दूसरे ढंग से देखेंगे। लेकिन बिहार में शराबबंदी का असर वहाँ के आम जनमानस और वहाँ की अर्थव्यवस्था पे पड़ा और उसका राजनीतिक लाभ जो है उस समय वहाँ अभी जो मुख्यमंत्री थे नीतीश जी को मिला। अब 2019 में चूंकि ये एक नई चीजें वहाँ उपस्थित हुई हैं जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को दिखा रही है कि जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था हो रही है, वहाँ शराब को लेकर वहाँ शराब उपलब्ध हो रही है और पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो बेबस हो रहा है। उसके साथ साथ जो गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो छोटे और गरीब परिवार के लोग हैं और उनकी संख्या हजारों में 1.25 लाख से ज्यादा है सर। 1.25 लाख से। बहरहाल अब थोड़ा सा जातिगत समीकरण की बात कर ले, क्योंकि हम इसके बाद फिर हम चलेंगे यूपी उत्तराखंड को ही समझेंगे। बात बिहार और झारखंड के जाति समीकरणों की कर लेते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण भारतीय राजनीति में चुनाव जीतने का अहम रोल अदा करता है। बिहार में करीब 16% सवर्ण आबादी है तो मुस्लिम आबादी 17% है। यादव समुदाय की बात करें तो 11% पर यादव समुदाय है। दलित महादलित करीब 18% है। इसके अलावा अति पिछड़ा 21% के करीब है। ये जातिगत समीकरण बिहार का बता रहा है और ये सबका अपना अपना रोल होता है हर पार्टी के लिए। जैसे कि लालू यादव की बात करें तो वहां पर MY फैक्टर की बात आने लग जाती है। अब फिर एनडीए की बात करें तो उसमें फिर जेडीयू का अलग वोट पॉकेट होता है, फिर बीजेपी का अलग वोट पॉकेट होता है। एक बार पहले झारखंड को भी देख लेते हैं, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। झारखंड की बात करें तो जातिगत समीकरण के साथ ही स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। झारखंड में आदिवासी लगभग 27% है, मुस्लिम आबादी करीब 15% है, पिछड़ा वर्ग 46% है, सवर्ण 14%। एक एक करके समझते हैं। अमिताभ जी, ये रोल कितना प्ले करता है कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें और हम बिहार में जब पहुंचते हैं और झारखंड में पहुंचते हैं? बिहार में निश्चित रूप से कास्ट पॉलिटिक्स का एक बड़ा असर है जी। दुर्भाग्य है लेकिन ये एक हकीकत भी है। जहाँ तक लेकिन शहरों, यहाँ पे भी हमें शहर और गांव के बीच में अंतर करना पड़ेगा जी, क्योंकि अगर हम मसले की बात करते हैं रोजगार और सारी चीज़, वहाँ शहर तक आते आते ये आंकड़ा उसकी इंटेंसिटी वो नहीं रह जाती जितनी कि वो गांव में रहती है। निश्चित रूप से असर उसका रहता है लेकिन उसमें असर में अंतर आता है। दूसरी बात जो मैं शराब वाले मसले पे कहूँगा कि अभी भी नीतीश कुमार की जो सरकार है, मेरे अपने कुछ साथी हैं जो बिहार में शराबबंदी के ऊपर फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों को प्रचारित किया जा रहा है। देखिए ये सही है कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर अगर आप माफियाओं के खिलाफ भी करें या मुंबई में करें तो उसके कुछ रिपरकशंस होते हैं, कुछ उसके पर्सनल डीलिंग्स होती हैं, कुछ उसके अंदर लूप होल्स भी रह जाते हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, और अगर जनता के बीच ये असर जाता है कि सरकार की मंशा ठीक है
तो अभी भी जैसे आपने कहा कि भट्टी साफ का अगर मसला चल रहा है और हम मान के चल रहे हैं कि नारी जागरण या महिला जागरण किसी पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम देखें कि ये असर बिहार में दिखता है। तो नहीं, देखिए इसके दोनों असर दिख रहे हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन हम अभी हम कास्ट इक्वेशन को समझेंगे। कास्ट इक्वेशन की जहां तक बात करें, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और अभी कास्ट इक्वेशन में जो सिंपैथी वोट मिलने जा रहा है वो तो लालू यादव के पास ज्यादा वोट बैंक हमेशा था ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। बहरहाल वोट बैंक खिसका भी था, उनसे बहुत यादव वोट बैंक बहुत खिसक गया था एक समय के बाद। रमेश जी, लेकिन इस समय वो इंटेंसिटी के साथ उनके साथ रहेगा ही रहेगा। रमेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव नतीजे आए हैं, जहां की ये माना जा रहा है कि सवर्ण वोट बैंक शिफ्ट कर गया है कांग्रेस की ओर, तो इसका असर आपको बिहार झारखंड में भी दिखेगा? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से जो सवर्ण वोट खसका है, जैसे सपोज करिए मनोज जी, एमपी की हम बात करते हैं, शिवराज सिंह का एक बयान, ऐसा माना जा रहा है शिवराज सिंह का एक बयान एसटी आयोग पे आया, उसका काफ़ी असर हुआ। एक ग्वालियर संभाग हो चाहे बुंदेलखंड का पड़ोसी इलाका हो, 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जो 500 और 1000 वोट से कांग्रेस के पक्ष में गई। ये माना जा रहा है वो सभी इलाका सवर्णों का था। तो कहीं न कहीं सवर्ण का जो एसटी का जो आंदोलन हुआ है, सवर्ण निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में गया है। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में भी कमोबेश यही हुआ है कि जो राजपूत, हालांकि कांग्रेस ने राजपूतों को कम टिकट दिया, उसके बाद भी राजस्थान में राजपूत कांग्रेस की तरफ गए, तभी आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंचा। वही स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और राजस्थान में कहीं न कहीं सवर्णों का रुझान कांग्रेस तरफ गया है। मनोज जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी इससे इतर हैं, इसलिए इतर हैं कि क्योंकि करीब 12 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 6 कांग्रेस को मिली हैं और 6 बीजेपी को मिली हैं, जहां पर कि 1000 के आसपास की हार जीत हुई है। दूसरी चीज है कि मध्य प्रदेश में करीब 1 से 1.5% के बीच का नोटा का इस्तेमाल हुआ है, और ये नोटा 1 से 1.5, मतलब जितनी दोनों पार्टियों के बीच हार जीत का अंतर नहीं है, उससे ज्यादा का अंतर नोटा का हुआ है। तो नोटा में किसने दिया? जो बात रमेश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि माई के लाल का संबोधन शिवराज सिंह चौहान ने किया, इससे सवर्णों में नाराजगी हुई और वो सपाक संगठन वहां पर बना। इसके साथ साथ अजाक्स भी, अजाक्स मतलब अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का संगठन, और सपाक सवर्ण जाति के अधिकारी कर्मचारियों का संगठन, दोनों में अलग अलग स्थिति हुई। लेकिन जनता कंफ्यूज हुई, जनता को लगा कि ना ये सरकार कुछ कह रही है ना वो सरकार कुछ कह रही है। और कई राज्य सरकार जहां पर कि ये फैसला हो गया था कि प्रमोशन में आरक्षण अब नहीं होना चाहिए, और वहां पर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन वहां की राज्य सरकारों ने, जैसा कि अक्सर होता है कि सरकारों ने वो सारी की सारी टोपी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट बड़ा समझदार था, उसे लगा कि इन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, केंद्र की सरकार है, तो राजनीतिक समस्या में हम क्यों पड़े, उन्होंने वापस राज्य को भेज दिया कि राज्य तय करें कि उन्हें देना है कि नहीं देना है। इससे राज्य सरकारें फंस गई और जनता को लगा कि देखिए ये सरकार, ये चाहे एससी हो या सवर्ण हो, एसटी हो, ये राजनेता हमको उलझाना चाहते हैं। लेकिन संजय जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करूंगा। बिहार का आपने जिक्र किया, सबसे ज्यादा सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, 73 सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी की। उत्तराखंड में भी सबसे ज्यादा 5 बीजेपी के पास है। तमाम राज्यों में 179 सीटें लगभग नॉर्दर्न इंडिया। अगर आप देखें तो हिंदी भाषी राज्यों की 179 सीटें हैं, और यहां पर विपक्ष है ही नहीं, ना के बराबर है। तो 179 सीटों में से आप कल्पना कीजिए, अगर आप वर्गीकरण इसका करें तो 179 सीटें ये हैं, और इन 179 सीटों में 140 सीटें कहीं और की नहीं है। 140 यही 4 स्टेट है। तो नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 179 सीटें। और इसमें 139 सीटें आपको बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मिला, उत्तराखंड की हैं। बिल्कुल। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, और 272 आपके पास हैं। अब आप आ जाइए, अब इनको छोड़ के आगे निकलिए। गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास। महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ क्या कर रही है आपको पता है, पीडीपी आपके साथ नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ नहीं है, बाकी के जो तमाम घटक दल आपके साथ नाराज हो रहे हैं। जो नवीन पटनायक हैं, क्योंकि उड़ीसा में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका सीधा टक्कर है, सीधा टक्कर है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। आप उन्हें कुछ कहेंगे, वो आपको कुछ कहेगा। तो अब जो स्थिति है, 179 सीटें आप इनमें तय कर लीजिए। 3 बार कांग्रेस के पास चली गई हैं, 3 राज्य इनमें से बड़े कांग्रेस के पास चले गए। मायावती और अखिलेश दोनों ने स्पष्ट तौर पर समाज के सामने, देश के सामने करीब करीब गठबंधन की बात कर दी है, और बिहार में भी महागठबंधन का जिक्र बहुत जोर पकड़ने लगा है फिर से महागठबंधन। मुकेश जी, जातिगत समीकरण को हम एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि ये बताएं कि बिहार में
एक समय था कि MY फैक्टर के आधार पर लालू जी का कब्जा हुआ करता था। 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे वहाँ पर। बाद में कालांतर में वोट बैंक खिसका उनका, यादव वोट बैंक बटा, मुस्लिम वोट बैंक भी कुछ JDU के पक्ष में गया। अब जो ये रिजल्ट आया है, कास्ट के ऊपर से फिर RLSP का अलग होना, जो कुशवाहा वोट बैंक जिस पर वो दावा करते हैं, तो दलित, महादलित, मुस्लिम, यादव, कोयरी, कुर्मी और सवर्ण, कितना कौन डेंट मारेगा और अपने पक्ष में लाएगा? बिल्कुल, ये जो हमने चुनाव देखे भी, अभी 5 राज्यों के चुनाव को देखा, इसमें कई प्रयोग हुए हैं और स्थानीय प्रयोग भी हुए हैं और विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रयोग हुए हैं। उसमें जातिगत समीकरण के प्रयोग हुए हैं। जो पिछड़ा वर्ग है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है, और पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको आप यादव और बाकी आपने देखा कि हिंदी हार्टलैंड में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में आपने देखा कि मुलायम सिंह की जो ये लगातार उनके कुनबे की सरकार बनी रही, उसके पीछे कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण था। यादव कंप्लीटली उनके पीछे में एकजुट होकर एक पांव पे खड़े होते थे। वही स्थिति कमोवेश लालू प्रसाद जी के लिए बिहार में होता। बिल्कुल। तो वो पिछड़ा वर्ग को बड़े तरीके से उसकी इंजीनियरिंग की गई, उसकी सोशल इंजीनियरिंग की गई और अति पिछड़ा को पिछड़ा से अलग किया गया। ये दिखलाया गया वहाँ जनमानस को और पिछड़े वर्ग को कि आप पिछड़ा वर्ग का कुछ जो हिस्सा है, कुछ जातियां जो हैं वो विशेष लाभ ले रही हैं आरक्षण का, और जो अति पिछड़ा है वो उससे अलग है। जैसे मालाकार है या दूसरी जो जातियां बिहार में देखी गई या साहनी हैं, अभी आपको उसमें जो नई मल्लाह का नेता, हाँ, मल्लाहों के नेता जो हैं, तो इस ढंग से वहाँ जो जोड़ तोड़ हो रही है और उसको जनता के बीच में जिस ढंग से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और विभिन्न पार्टियों के द्वारा, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे वहाँ स्थानीय पार्टियां हो, तो वो एक नया समीकरण पैदा कर रहा है संजय जी। और वो समीकरण 2014 में भी देखा गया और वो समीकरण हम अब 2019 में भी देखेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। वो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपने पक्ष में किया और 2019 में वो समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हटता हुआ विपक्ष की तरफ जा रहा है। तो ये तो चिंता की बात है फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यदि ऐसा होता हुआ दिख रहा है और यदि कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं हुआ मुद्दों को लेकर और कई प्रभावशाली मुद्दे सामने नहीं आए, और तो वाकई बीजेपी और एनडीए के लिए चिंता की बात है, खासकर जहाँ तक बिहार झारखंड की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 85 सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश, 5 उत्तराखंड। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से एनडीए को 78 सीटें मिली थी, यानी विपक्ष का तो एक तरह से सुपड़ा ही साफ हो गया था। यूपी की 80 सीटों में एनडीए को 73 सीटें मिली थी, जिसमें 71 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, वो भी सिर्फ परिवार तक सिमट गया था मामला। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, वो भी इन दोनों दलों के खास परिवारों तक ही सब कुछ सिमटा हुआ था। अब यदि बात वोट प्रतिशत की करें तो एनडीए को करीब 43% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 22% और कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे। 22 और 7 29। बीएसपी को यदि जोड़ लेते हैं तो एक भी सीट उस वक्त नहीं मिली थी, लेकिन उसने करीब 20% वोट हासिल किए थे। तो यदि तीनों एक हो जाते हैं रमेश जी, तो फिर आगे तस्वीर क्या होगी 2019 उत्तर प्रदेश? देखिए संजय जी, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए जी, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। मेरा अपना मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति में अगर सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी की हैं तो उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। उसका कारण है कि 80 में से 73 सीट्स भाजपा के साथ, जी बिल्कुल, 5 उत्तराखंड। तो आपने जो गणित बताया है उसका कॉस्टिज्म के हिसाब से पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो कॉस्टिज्म बिल्कुल, चूंकि अलग अलग लड़े थे, सपा और बसपा अलग लड़े थे, इसलिए कॉस्ट हावी नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी 42.3% वोट लेके सबसे बड़ी पार्टी हुई और 73 सीट जीता उन्होंने। अब अगर कास्ट का टोटल अगर किया जाए, कांग्रेस और बसपा और सपा तीनों अगर इकट्ठा होते हैं तो ये 49.3% वोट होता है। ये तब की स्थिति थी रमेश जी, जबकि 2014 में लहर थी। तब ये वोट परसेंटेज था इन तीनों का। संजय जी एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आप पिछले इतिहास पे जाएं तो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, उसके बाद मुलायम सिंह, ये उदाहरण बड़ा रोचक है जो रमेश जी ने मुझे भी बताया। जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त के बाद सबसे ज्यादा लहर मैंने नहीं देखी कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की अभी लहर रही होगी राम मंदिर आंदोलन लिए। लेकिन उसके बाद भी कांसी राम और मुलायम सिंह एक हुए और उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर सरकार बना ली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में सरकार नहीं बना पाई।
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातीय जो समीकरण है वो निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है संजय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 91 में थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी चेंज हो गई है। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत हुई है और मेरा अपना मानना है कि ये जो चुनाव नतीजे हैं अलार्मिंग है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं सतर्क हुए हैं और वो इसकी तैयारी में जुड़ गए हैं। और ये तैयारी ऐसे नहीं, तैयारी 6 महीने पहले से की जा चुकी है। उसी के तहत जो कास्टिंग की बात है, तो उनके भाई शिवपाल सिंह को तोड़ के एक पार्टी बना दी गई। तो कहेंगे जातीय जो आंकड़ा है वो बिखराव करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रमेश जी, मिशन 2019 में बात कर रहा हूं क्योंकि मिशन 2019 काफी चर्चाओं में चल रहा है। तो दो मिशन 2019 है और उसमें अगर आपने यहां पर यादव वोट बैंक को काटने की कोशिश की है तो आपके राज्य भर भी तो नाराज हैं, आपको वो गालियां दे रहे हैं, आपके मंत्रिमंडल में बैठकर आपको गालियां दे रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि राजनीति में कौन जैसे लगता है कि मानो अलग हो ही जाएंगे, कौन किसको गाली दे रहा है ये अलग बात है कि राजभर हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता कि हाँ, अगर जिस तरीके से गाली दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान उसका होने वाला है। लेकिन अब ये भी नहीं कहा जाता कि राजभर आगे पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आगे की बात है। लेकिन हाँ, ये जो बात है कि पूरे देश की निगाहें इसमें जातीय समीकरण के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और आगे लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए इसमें क्या है ना कि इसको इस रूप में भी देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव होगा, जाहिर है सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड होगा, सरकार के हाल के वर्षों में लिए गए फैसलों पर चुनाव होगा और उस फैसले को लेकर क्या मैसेज या नेगेटिव या पॉजिटिव जनता के बीच उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। तो ये एक और मुश्किल टास्क होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कितना बड़ा रोल प्ले करेगा बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के लिए कठिनाइयां पैदा होंगी। देखिए संजय जी, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि राजनीति की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण इसमें रोल हुआ है या जो टर्निंग पॉइंट आया है वो कांग्रेस जिस तरह से मजबूत होकर उभरी है। अब जो नेगोशिएशन होने वाला था महागठबंधन का उत्तर प्रदेश में, वो कहीं न कहीं उसमें टकराव आएगा, बिखराव आएगा और हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। बिहार में 10 सीट क्या होगा? रमेश जी, अगर उसमें अगर उत्तर प्रदेश में टकराव बिखराव आया तो ये भी आप मान के चलिए कि एक बड़े राज्य में मध्य प्रदेश में सरकार भी चली जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि वहां पर अल्पमत में सरकार है और वहां पर 4 निर्दलीय और 2 बहुजन समाज पार्टी और एक समाजवादी पार्टी पर सरकार टिकी हुई है। तो अब आप ये मानिए, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2019 में कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल 2019 में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत होकर आई है और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आगे गठबंधन की बात हो रही है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी भूमिका अदा करेगी। कहीं न कहीं नेगोशिएशन। मैं मनोज जी की एक राय लूं ताकि मैं अपने विश्लेषकों के पास भी फिर जा सकूं। मनोज जी, जरा ये समझने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मिशन 2019 इसका साइड इफेक्ट जो नतीजे आए हैं वो कितना, क्योंकि वो फैसले का असर भी इस चुनाव में देखा गया जो नतीजे आए हैं। तो 2019 में वो असर ना आए इसके लिए क्या क्या चुनौतियां मौजूदा सरकार को हो सकती है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के तिलिस्म पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अभी तक लगातार एक के बाद एक राज्य वो जीत रहे थे और मुझे लगा था कि वाकई एक सीईओ की तरह कोई राजनीतिक पार्टी चला रहा है और उसी तरह वो चर्चा भी करते हैं। उन्हें चापलूसी पसंद नहीं है, वो अपने काम तय करते हैं, सुबह काम तय करते हैं, उनको शाम को क्लोज करते हैं और वो संगठन को भी टास्क भी देते हैं शार्प शूटर की तरह, यानी पॉलिटिक्स प्रोफेशन है। लेकिन ये 3 राज्य के जब चुनाव हुए किसी को यकीन नहीं था। सच्चाई ये है संजय जी कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वहां पर कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं है। ये चुनाव जनता बनाम सरकार के बीच में था। राजस्थान की परिस्थितियां अलग है, तो जनता बनाम अगर सरकार के इससे सामने हो गया एक ऐसे सीएम जिनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पब्लिक उन्हें पसंद करती है, उसके बावजूद भी आप हार गए। क्यों? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी व्यक्तियों के खिलाफ थी। अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, ऐसे कितने सांसद हैं जिनके कामों से जनता खुश है। अब रमेश जी कहेंगे, रमेश जी से आप पूछेंगे, रमेश जी कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में जो सूची भी बनी है और ऐसा चर्चा भी चल रही, करीब भारतीय जनता पार्टी 150 टिकट काटने वाली है। मध्य प्रदेश में भी यही समीकरण हुआ, करीब 45 टिकट काटे गए। छत्तीसगढ़ में भी यही समीकरण हुआ, करीब भारी संख्या में टिकट काटे गए 50 के आसपास और राजस्थान में भी यही हुआ। लेकिन हुआ क्या कि मैनेजमेंट नहीं हो पाया।
टिकट काटने के बाद बीजेपी की जो खूबसूरती है, उनका जो संघ और संगठन है, वो नाराज और निराश लोगों को मना लेता है। टिकट काटने के बाद वो उन्हें मना नहीं पाया, तो अगर लोकसभा में आप 150 लोगों के टिकट काटोगे और खाटी हिंदी भाषी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो अपनी ही नजाकत के साथ राजनीति करते हैं, उन्हें मना कैसे लोगे? मना कैसे लोगे? बड़ा चैलेंज तो यही है। रमेश जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मुकेश जी, जरा समझाइए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि बहुत अहम रोल प्ले करेगा, और उत्तर प्रदेश का यदि रोल बहुत अहम होगा तो बिहार, झारखंड, ये सब इलाके उससे करीब ही सटे। संजय जी, ये सभी को सर्वविदित है कि अगर 2019 पहले भी ऐसा हुआ है, पहले के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में हुआ है कि 2019 की सत्ता की चाबी अगर किसी को मिले, किसी भी पार्टी को मिलेगी और किसी का भी प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसको उत्तर प्रदेश तय करेगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें देश में हैं, सर्वाधिक जनता है, और वो जनता जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। और ये जो चार उस हिस्सों में हम देखेंगे, जिसकी चर्चा भी जैसे रमेश जी भी कर रहे थे, बुंदेलखंड का हिस्सा बिल्कुल अलग है, जो हमारा पूर्वांचल है वो हिस्सा बिल्कुल अलग है, जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो बिल्कुल अलग है, और सारे जगह पे राजनीतिक समीकरण भी अलग हैं, बड़ी पार्टियां विपक्ष की भी अलग हैं, उसके चेहरे भी अलग हैं। और जो ये उत्तर प्रदेश है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का शुरू से, मतलब आजादी के बाद से, लोहिया से लेकर अभी तक जो सबसे सशक्त विपक्ष अगर आप देश में कहीं देखेंगे, और वो चुनौतियों देने वाला देखेंगे, रीजनल पार्टी के रूप में नेशनल लीडर्स को देखेंगे, चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम जी हो, और उनका योगदान देखेंगे, या उनकी पार्टियों का जो महत्वपूर्ण उनकी भूमिका राज्यसभा या लोकसभा में अलग अलग मुद्दों पर हम लोग देखते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े शुरू में होते हैं वो बहुत ही विषम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली बात जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, रमेश जी जिक्र कर रहे थे कि 80 सीटों में 73 सीटें, मतलब 90% से ज्यादा सीटें आज के दिन, मतलब 2014 में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव देने जाती है तो 90% उनको उसको प्रतिशत लाना चुनाव में अत्यंत विषम है, अत्यंत कठिन है, यह संभव नहीं है। अब अगर संभव नहीं है तो आपका पायदान नीचे आएगा और आप सीटें कहां से लाएंगे, जिसका जिक्र जो है मनोज जी भी कर रहे थे कि ये जो 6 राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, यही जो है वो सबलता दिए था, उसने उनको 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता पिलाए थे, प्रधानमंत्री का उन्होंने पद दिया था। आज अगर आपकी कुर्सी, आपका जो बल है, चाहे संगठन बहुत ही मजबूत है उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र रमेश जी कर रहे थे, लेकिन संगठन के बाद वहां जो परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, वो 90% जो आपको वोट लाना है, मतलब सीटें लानी है, वो संभव नहीं दिखता है। उसके कई कारण है। पहली बात, वहां जो जॉबलेसनेस है, अगर इलाहाबाद में और बनारस लेकिन में, ये चैलेंज तो सब जगह है। नहीं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस में रेलवे की परीक्षा होती है और 1.2 लाख उसमें अभ्यर्थियों की जरूरत है, उसमें लोग जो हैं वो सीटें हैं, और 2.3 करोड़ लोग, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे थे, 80 लाख से ज्यादा बच्चे जो उत्तर प्रदेश के थे। तो ये अगर जॉबलेसनेस है, ये यूथ के बीच में डिसएंचेंटमेंट है, या उनमें जो आक्रोश है। दूसरी चीज जो है, जो किसानों का, अभी हमने देखा कि ये जो तीनों राज्य के चुनाव आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का हो, किसानों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में की है। तो अगर वो हम उत्तर प्रदेश में उसी की पुनरावृत्ति देखते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना असंभव दिखता है। जी, मतलब बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, अमिताभ जी, यदि ये तीनों एक होंगे, जो कि एकदम ही होने जा रहे हैं, ऐसे तो साफ आसार नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा है, कुछ खेल हो जाए जहाँ की कुछ बातें बिगड़ जाए तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो इतना भी खेल बिगड़ता नहीं है, सिर पे चुनाव है। तो ऐसे में एनडीए के लिए और खासकर बीजेपी के लिए वहाँ से नैया पार कराना कितना कठिन होगा? देखिए, मैं अब बात 50-50 की जी। मैं मायावती जी, जिसमें सीधी बात की जा रही थी, छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती थी, उन्होंने आखिरी मौके पे धोखा दे दिया। बसपा खुद कर ये बात कहती है कि वो अक्सर कमज़ोर राजनीति को ज़्यादा प्रमुखता देती है, अस्थिर सरकार को महत्व देती है। तो इसलिए आखिरी मौके पर मायावती क्या करेंगी अभी 100% नहीं कहा जा सकता। एक तो मेरा कहना ये है। दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि जिस तरह से हम आज सारे राज्यों में मानकर चल रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, भाजपा मोटे तौर पे देखिए कि सबसे बुरी स्थिति थी राजस्थान की, जो मानी जा रही थी। राजस्थान में भी 76-77 यानी 24 सीटों का मोटे तौर पे अंतर है, 24-25 सीटों का अंतर है पूरी तरह से। यानी वसुंधरा राजे के खिलाफ मेरा अपना आकलन, जो लोगों से बात हुई कि वसुंधरा राजे के प्रति नाराजगी होते हुए भी, और सब ये जानते थे कि मोदी जी और वसुंधरा राजे में नहीं निभती है, उसके बावजूद 76 सीटें भाजपा लाने में सफल है। इसीलिए वहाँ एक नारा भी था, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर, वसुंधरा तेरी खैर। बिल्कुल। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए कि सबसे मजबूत, क्योंकि ये चौकीदार वाला नारा बड़ा महत्वपूर्ण है
कि इसके बावजूद शिवराज सिंह 15 साल सरकार चलाने के बाद कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर दिया, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव रिएक्ट, बिल्कुल जरा ये ठीक राजनीतिक खेल है, उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद निकल गया, लेकिन 4 या 5 सीटों का अंतर है, तो अभी भी वो खिलाड़ी हैं। लेकिन अमिताभ जी, एक बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये है ना कि वहाँ 15 साल का इनकम्बेंसी फैक्टर और लेकिन मेरा सवाल दूसरा आ रहा है कि आप ही से रूबरू हूँ कि लोकसभा चुनाव इस 5 साल की मौजूदा सरकार का हिसाब किताब का बिल्कुल मैं ये कहने जा रहा हूं कि वहां पे फिर भी जो एक के बजाय 2-2 चेहरे थे और दोनों चमकते चेहरे थे। मध्य प्रदेश में देखिए कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक युवा और एक अनुभवी, इसी तरह वहां भी 2 चमकते चेहरे थे। यहां पर जब अब मुकाबला होगा तो अभी भी किसी भी जगह पर इस बात पर वोट नहीं मांगा गया कि राहुल गांधी के नाम पर वोट दे दो। अब स्थिति यह आएगी कि एक तरफ मोदी का चेहरा होगा और दूसरी तरफ कोई चेहरा होगा नहीं, इतना चमक, क्योंकि अभी तक, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क स्थिति है। छत्तीसगढ़ में थी, यही स्थिति मध्य प्रदेश में थी और यही स्थिति राजस्थान में थी कि एक तरफ आपके पास चेहरा था, दूसरी तरफ आपका चेहरा नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया। मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी आज भी देश के एक सबसे बड़े और सशक्त नेता हैं, लेकिन सवाल ये है, मैंने कहा कि आज भी मध्य प्रदेश में, दावे के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश में आज भी अगर सबसे बड़ा कोई नेता है सभी पार्टी में मिला के तो शिवराज सिंह चौहान है। छत्तीसगढ़ में आज भी सबसे बड़ा कोई नेता है सभी पार्टी को मिला के तो रमन सिंह है, और इनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो आप सिर्फ चेहरे से बात बनती नहीं है ना। देश में अगर नरेंद्र मोदी लोकप्रिय भी हैं तो जो चुनाव लड़ने वाले सांसद हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको लेकर जो व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी है उसका क्या होगा? तो मनोज जी अभी बात से सहमति रखते हो। दूसरा अब जैसे रमेश जी हैं, रमेश जी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने जाते हैं जी, तो रमेश जी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता रमेश जी को देखेगी कि मोदी जी को देखेगी? अब ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी जी ने तो देश को भरोसे में लेकर एक बार वोट ले लिया, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। पूरा फोकस हमेशा ये होता है कि पहला चुनाव जैसे हुआ कि मनमोहन सिंह की तुलना में हो जाता है जी। इसी तरह हर बार चुनाव मोदी का व्यक्तित्व उतना महत्वपूर्ण है वो अलग बात है, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो आता है उससे मोदी और बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर अब की बार जो था कि वो थोड़ा सा उनका जो समीकरण था वो एग्जिस्टिंग 15 साल के मुख्यमंत्रियों पर थोड़ा भारी पड़ गया। अब की बार भी यही होना है कि मोदी का चेहरा एक तरफ होगा और दूसरी तरफ चेहरे जो होंगे वो बिखरे हुए होंगे और कमजोर चेहरे होंगे। सर ये मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि जो मोदी का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री पर भारी नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री आज भी अपने स्टेट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मैं आपको रोक रहा हूँ, बल्कि जो ये उम्मीदवार हैं, ये जो उम्मीदवार है ना, ये मुख्यमंत्रियों को ले डूबे। मैं इस पे एक चीज और मैं आपको रोक रहा हूँ, अमिताभ जी मैं आपको रोक रहा हूँ। दरअसल क्या है ना कि हमारी बात अब इस ओर जाना चाहिए कि वहाँ पे कास्ट भी है और कास्ट इक्वेशन बहुत बोलता है उत्तर प्रदेश में। जितने भी ऐसे राज्य हैं ना, पिछड़े राज्य, वहाँ कास्ट इक्वेशन का खेल जबरदस्त होता है। ठीक है संजय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। तो ऐसे में रमेश जी क्या आपको लगता है, पहले हम आपको समीकरणों की बात कर दें, जातिगत समीकरण जो है, बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावी समीकरणों कर लेते हैं। यूपी में जातिगत समीकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ 18 से 20% सवर्ण हैं जो पोलराइज होते हैं हर चुनाव में। इनमें सबसे ज़्यादा 8 से 9% ब्राह्मण आबादी है, 42 से 45% ओबीसी है और करीब 21% दलित आबादी है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 18% मुस्लिम आबादी, जिसका रोल बहुत अहम होता है। उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ 83% आबादी हिंदुओं की है, तो वहाँ हिंदू ही एक मेजर वोट बैंक है, लेकिन 14% मुस्लिमों की है। आमतौर पर यहाँ का चुनाव गढ़वाल, कुमायूं और ठाकुर ब्राह्मण के आधार पर लड़ा जाता है। ऐसे में रमेश जी, जब कांग्रेस, बीएसपी, एसपी ये एकजुट मैदान में आता है, पार्टियां आती हैं, तो ऐसे में क्या सिर्फ मोदी जी का चेहरा बोलेगा या जाति भी कुछ असर डालेगी? देखिए संजय जी, पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ है। पहला पूर्वांचल है जो कहीं न कहीं, सर वो मुकेश जी बता दिए ना। हाँ, पूर्वांचल है, सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड। और फिर आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में भी बताएं। जो भारतीय जनता पार्टी आज से 10 साल पहले की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। संगठन के रूप में काफ़ी मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी। पहले भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मण और बनिया उनका मुख्य वोट हुआ करता था।
अब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाई है, विशेषकर अमित शाह जी ने जब से अपना चार्ज लिया है, राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में उन्होंने हस्तक्षेप किया है, तो एक तो बूथ स्तर पे उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, कास्टिज्म को बड़ा ध्यान रखा गया है। जो 42 से 45% आप ओबीसी की बात करते हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी सेंधमारी की है, चाहे वो केशव मौर्य के द्वारा हो, चाहे तमाम ऐसे जो बैकवर्ड लीडर हैं, चाहे वो अन्य दलों में भी जो बैकवर्ड लीडर थे, उनसे भी उनको भी लेने में भारतीय जनता पार्टी ने परहेज नहीं किया अपनी तरफ लेने में। तो आज का जो प्रदेश देखा जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में भी सेंधमारी कर चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर एक दलित वोटों की अगर बात की जाए, तो एक जाति विशेष को छोड़कर जो मायावती का वोट माना जाता है, उसके अलावा में जाति स्तर पे दलित वोटों में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं सेंधमारी की है। तो अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सवर्णों की पार्टी ना होके जो सवर्ण वोट होने के लिए तो सिर्फ बीजेपी के ही पास अब इसीलिए है, जो सबसे ज्यादा सीट पर जीत आपकी ही हुई थी। जाहिर है सभी जातियों ने आपको समर्थन दिया था, इसीलिए सवाल सिर्फ बीजेपी से ही हो रहा है। मानता हूं कि अगर महागठबंधन बनता है उत्तर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें समाजवादी पार्टी और बसपा, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर बसपा और कांग्रेस मिलेगी तब भी उतना फर्क भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ेगा। हाँ, बसपा और सपा अगर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें निश्चित कम होगी। लेकिन जो प्रदेश आप देख रहे हैं, जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि ये सब मिलाकर 49 होकर बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, ये किसने कहा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा? कहीं कहीं हमने तो कहा कि हमको उनके पर अब भी भरोसा है। चुनौतियां पिछली बार भी तो तिलिस्मी था ना, 2014 में क्या था, तिलिस्म था। तो हम तो उनके प्रबंधन और तिलिस्म पर अब भी भरोसा कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कास्टिज्म का समीकरण समझिए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी यानी कि जो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है, उसमें भी सेंधमारी की है, दलित वोट में भी सेंधमारी की है, और सवर्ण वोट उनके साथ है। आप सही कह रहे हैं रमेश जी, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत भी मिली थी 2014 में। बात अब 2019 की हो रही है। किसी समुदाय को यह समझ में ना आ पाए कि आपने सेंधमारी कर ली है ना, तभी तक आप सेंधमारी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी समाज में इतनी जागृति आ जाए कि आपके वोट बैंक में सिर्फ राजनीतिक फायदा करने के लिए सेंधमारी की जा रही है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या बीजेपी हो, या कांग्रेस हो, तो फिर समाज वो उस दिशा में सोचता है। देखिए मनोज जी, अगर आप सेंधमारी करके किसी धोखे से लेके वोट लेते हैं तो निश्चित रूप से अगली बार आपको वो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको भागीदारी देते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी दी है ओबीसी को, उसके आधार पे ओबीसी भारतीय सर ये तो वक्त ही बताएगा। दरअसल कहीं न कहीं मैं मानता हूं नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितने की लोग। बहुत संक्षेप में मनोज जी, मैं एक टिप्पणी आपसे ले लूं, उसके बाद मैं अपने विश्लेषकों के पास जाऊंगा। जाति कितना बोलती है चुनाव के समय में, यदि हम बात उत्तर प्रदेश की करें खास तौर पर? तो देखिए, वेब अगर है तो फिर जातियां गौण हो जाती हैं। जो 2014 में 2014 में वेब थी, और जहां पर मायावती को भी मुंह की खानी पड़ी, अखिलेश को भी मुंह की खानी पड़ी, खाटती उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि जातिगत आधार पर यहां पर उसके समीकरण के आधार पर वोट होता है, वहां पर आपने देखा कि क्या स्थिति हुई। एक तरह से आंधी थी, तूफान थी, और वही स्थिति विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल जाते हैं। तो यहां पर ऐसी कोई वेब 2014 में मुझे दिखाई नहीं देती है। एक मंदिर नाम की वेब बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया है, और संघ भी बार बार सवाल सरकार से ही कर रहा है कि आप कब मंदिर बनाएंगे, और आपके रहते हुए अगर मंदिर नहीं बना तो क्या होगा। चूंकि चाहे वो योगी हो या फिर मोदी हो, दोनों संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये दोनों उस तरीके से नहीं बोल सकते, ना मंदिर बनाने के पक्ष में आ सकते हैं, अमित शाह बोल सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मंदिर कितना महत्व रखता है लोगों के लिए, क्या ये मुद्दा है जो वेब पैदा करेगा। लेकिन जैसा कि रमेश जी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और उसके 6 महीने बाद चुनाव हुए, और उसके बाद ये नारा चला कि मिल गए काशीराम, मुलायम और काशीराम, और हवा में उड़ गए श्री राम। तो अब ऐसी स्थिति में जब उस समय नहीं चला, तो मंदिर मुद्दा क्या आज चल पाएगा? और अगर मंदिर मुद्दा वेब नहीं बन पाएगा, तो फिर बीजेपी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी किस मुद्दे को वेब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए इंतजार करना। बिल्कुल, कोशिश तो हो ही रही होगी, चिंतन भी चल रहा होगा। मुकेश जी, क्या चूंकि कास्ट पॉलिटिक्स जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उत्तर भारत के, उसमें ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को यदि हम समझना चाहें 2019 के नज़रिए से, इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद साइड इफेक्ट के तौर पर, तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है?
सबसे महत्वपूर्ण है संजय जी कि जो कास्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है वो जातिगत समीकरणों के आधार पे उभरता हुआ प्रजातंत्र है, और उसमें हम आपको मान के चलना होगा कि जो जातियां हैं, स्थानीय जातियां हैं, राज्य स्तर की महत्वपूर्ण जातियां हैं, वो महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उदाहरण के रूप में मायावती जी का जो दलित वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश से पड़ेगा, जिसका जिक्र जो है रमेश जी भी कर रहे थे, मनोज जी भी कर रहे थे। तो आपको ये देखना होगा कि वो ये जो पार्टियां हैं वहाँ ये जो है, एक चीज समझना होगा संजय जी कि ये कोलिशन इरा है, और आपको गठबंधन जो है, महागठबंधन जो है, गठबंधन का दौर जो है आपको मजबूत करना होगा। अगर 2019 में कांग्रेस को विपक्ष में नहीं सत्ता पक्ष में आना है, या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो उसे बहुत ही मजबूती से, बहुत सुनियोजित तरीके से गठबंधन करना पड़ेगा, और हर एक राज्य में अलग ढंग से करना पड़ेगा। और बीजेपी ने इसको किया है। उदाहरण के रूप में आप बिहार को देख लें, तो बिहार में वो नीतीश जी के साथ बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका समय पहले उनके विपक्ष में खड़े थे। तो ये गठबंधन का दौर है। और उत्तर प्रदेश, अभी हमने मध्य प्रदेश में इसको देखा, अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये अब आपको मुख्य धारा का विषय है। गठबंधन का दौर प्रारंभ है, और 2019 में विपक्ष के रूप में कांग्रेस को खुले दिल से, सुनियोजित तरीके से गठबंधन करने होंगे, और कहीं ना कहीं उसको सेक्रीफाइस करते हुए गठबंधन करने होंगे कि उससे जो चुनाव का परिणाम वो प्रभावित हो। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन अगर होता है तो परिणाम चौंकाने वाले। अमिताभ जी, यही सवाल आपसे, आपका जवाब। मुझे लगता है कि भाजपा ने हमेशा कमंडल का जवाब मंडल से देने की मंडल का जवाब कमंडल से देने की कोशिश की है, और इस बार भी मंदिर बने न बने वो एक अलग मसला है, जिस पर निश्चित रूप से सरकार कोशिश करेगी। क्योंकि अब तक जो 4 साल थे वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के थे, चाहे वो स्किल इंडिया का हो, जिसके परिणाम सामने सामने नज़र नहीं है। भाजपा को ने हमेशा प्रतीकों की राजनीति की है, और प्रतीकों की राजनीति में मिडिल ईस्ट से एक सांप पकड़ के लाए जा चुके हैं, और इसी तरह से नए नए प्रतीक निकलेंगे। ये 4-5 महीने का जो राजनीति होगी, ये नए प्रतीकों की राजनीति होगी, और वास्तव में ये प्रतीक ही तय करेंगे कि मतलब सरकार के कामकाज में ये प्रतीक तय करेगा। प्रतीक हावी होंगे, हावी होंगे, ये वास्तविकता है। रोजगार मुद्दा नहीं होगा, रोजगार के मुद्दे को हमेशा इस तरह के मुद्दों, किसान मुद्दा नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, जमीनी धरातल पे चीजें रहती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन होता क्या है कि अक्सर कहा जाता है कि पार्टी चुनाव में सीधे कहती है कि देखिए साहब, आप नल में पानी देखेंगे कि आप अपना धर्म देखेंगे। वो मामले चलते हैं, और लोगों में जब सेंटीमेंट्स आते, इस बार भी आपने देखा कि जाके प्रतीक के रूप में चाहे किसी चेहरे को दिखा दिया जाए, या किसी मुद्दे, यानी मंदिर का मुद्दा जब हावी हुआ उस समय भी जातियां थी। वास्तव में वो प्रतीक जब आता है तो सारी चीजों को समाहित करे। नहीं, लेकिन उर्जित पटेल जैसे प्रतीक भी तो आ जाते हैं। पैरेलल तो उनके खिलाफ ये भी जाएगा ना कि आरबीआई गवर्नर जो थे उर्जित पटेल, उन्होंने भी तो इस्तीफा दे दिया था। नहीं, आपको क्या लगता है कि किसी को उर्जित पटेल का नाम नहीं मालूम होगा ना आरबीआई मालूम होगा? ऐसा नहीं है सर, जनता अब इतनी भी अपरिपक्व नहीं रह गई है। जनता की बात नहीं कह रहा हूँ। वोट तो जनता ही डालती है ना सर। वोट माने उर्जित पटेल जो बहुसंख्यक जनता है, बहुसंख्यक जनता। आप एक सर्वे करा के लोगों के मंत्रियों के नाम नहीं पता, उर्जित पटेल का नाम कौन जानेगा? ठीक बात, ठीक है, चलिए ठीक, कोई नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चैलेंजेस की बात हो रही थी, कास्ट इक्वेशंस को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही है मनोज जी, और जिसको लेकर एक बड़े फैसले भी होते हैं। और जब आपने पहले ही कहा कि लहरों का निमंत्रण नहीं हो यदि किसी चुनाव में, तो ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं। ऐसे में बीजेपी एक तरफ, एनडीए का कई धड़ा उनसे अलग हो गए, और फिर उसके बाद सामने एक हाई मोरल के साथ विपक्ष जब उतरेगा चुनावी मैदान में, तो साइड इफेक्ट के तौर पर कितना नुकसान हो सकता है, या कितनी मजबूत किला बीजेपी की बन सकती है? फाइनल स्टेटमेंट। मैं बाहरी कारणों पर नहीं जाता हूं, मैं पार्टी के अंदर की बात करता हूं जी। क्योंकि बाहरी कारणों पर बहुत सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश में एक हार का कारण रहेगी, ये भी रहा कि वहां के नेताओं का द्वंद्व, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का द्वंद्व, क्योंकि अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही है, ये चाल चरित्र और चेहरे की बीजेपी नहीं है, और आरएसएस भी अब वो आरएसएस नहीं रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे तमाम लोग जानते होंगे कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। और इस अमित शाह की, मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर निराश भी हैं, क्योंकि अगर कोई कार्यकर्ता और नेता सत्ता में है तो वो सत्ता की भागीदारी चाहता है। सत्ता की भागीदारी उसे मिल नहीं पा रही है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, या उससे नीचे के पद पर बैठा हो, या अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता हो। इस कारण से एक निराशा है, और निराशा है, ये निराशा कितनी आशा में बदल पाएगी, इसके लिए तो इंतजार 2019 का करना चाहिए। रमेश जी, आपका कंक्लूसिव स्टेटमेंट।
देखिए ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें, निश्चित रूप से अगर महागठबंधन बनता है जी, तो भारतीय जनता पार्टी के नतीजों में कहीं न कहीं फर्क अवश्य आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि अगर कांग्रेस की सरकार 3 बनी है तो कांग्रेस कितनी सीटों पर समझौता करती है या 2009 का इतिहास दोहराती है, जब समाजवादी पार्टी से वो 17 सीट मांग रही थी और अमर सिंह उनको 15 सीट दे रहे थे, और बाद में कांग्रेस कॉन्फिडेंस के साथ अकेले चुनाव लड़ी और 21 सीट जीती। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होगी? बहुजन समाजवादी पार्टी जिस तरह से सीटों में निगोशिएशन कर रही है, 45 से ऊपर सीटें मांग रही है, क्या समाजवादी पार्टी उतनी सीटें देगी? कांग्रेस की हिस्सेदारी कितनी होगी? और क्या कांग्रेस की हिस्सेदारी महागठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग उतनी देते हैं? उसका रिजल्ट आगे आने वाले दिन बताएंगे। संजय जी। अमिताभ जी। देखिए, मुझे लगता है कि किसान और रोजगार, कल राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि सीधा सीधा निदान उनके पास भी नहीं है। ये दोनों मुद्दे विपक्ष जरूर उठाएगा, भाजपा के पास तत्काल इन दोनों मसलों का समाधान नहीं और किसी भी सत्ता के पास नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, इसलिए केवल मंदिर और भ्रष्टाचार का मसला उठेगा और नए प्रतीक गढ़े जाएंगे। कुछ न कुछ भाजपा ऐसा करने जा रही है और उन्हीं प्रतीकों के आधार पर नया चुनाव लड़ा जाएगा। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? 3 चीजें महत्वपूर्ण होगी। सबसे महत्वपूर्ण होगा महागठबंधन। जो गठबंधन किस ढंग से होता है, किन राज्यों में किन परिस्थितियों में किया जाता है, किस ढंग से जो बड़ी पार्टियां जो हैं छोटी पार्टियों का स्थान देती हैं। दूसरी चीज जो है वो मुद्दे थे, जैसे किसान का मुद्दा भी था, मुद्दों को किस ढंग से विपक्ष ज्वलंत रखता है और उसको लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को उससे जोड़ के रखता है। और तीसरी चीज जो आइकॉन जो होंगे, जो आइकॉनिक बैटल्स लड़े जाएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही है, जिसका जिक्र अमिताभ जी कर रहे थे, उसको किस ढंग से जनता के बीच में उसका पर्दाफाश होता है, विपक्ष उसका पर्दाफाश करता है या उस पर खुलासे करते हैं या अपने जो आइकॉन्स हैं उसको जनता के बीच में लाता है। तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का। और फिर 2 बातें सामने चल रही हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जब चुनाव नतीजे आ गए तो अब बीजेपी कहती है कि हम वो दरिया हैं, जिस इलाके से चलते हैं वहीं पे रास्ता हम बनाते हैं। कांग्रेस कहती है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, अब तक आपको यकीन नहीं। तो फिर सवाल ये है कि 2019 किस तरह का साइड इफ़ेक्ट लेकर आएगा और कितना खुश करेगा महागठबंधन को, कितना निराश करेगा एनडीए को, या फिर उलट कितना एनडीए के लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन होने जा रही है, या फिर कितना यूपीए के लिए वो दुखी का समय होगा। वक्त पर छोड़िए, लेकिन राजनीति है वो अपनी चाल चलती रहती है। नमस्कार।